Hello friends, welcome in Nursing Knowledge channel. हेलो दोस्तों, अगर फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज में। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ रहे थे अपन। एसिड बेस इम्बैलेंस में अपन ने ब्रॉड वे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस ह्यूमन बॉडी में क्या मायने रखता है, कितना पीएच होता है ह्यूमन बॉडी का, कितना एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करके रखती है ह्यूमन बॉडी, और क्या क्या वे होते हैं एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के। इसके बाद अपन एसिड बेस इम्बैलेंस में डिसऑर्डर्स पे आ गए थे। 4 डिसऑर्डर की बात की थी अपन ने। 2 रेस्पिरेटरी होते हैं, 2 मेटाबॉलिक होते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस प्रीवियसली अपन डिस्कस कर चुके हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आपने प्रीवियस क्लास ले ली होगी। अगर आपने प्रीवियस क्लास एसिड बेस इम्बैलेंस की नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का सारे के सारे आप अच्छे से देख सकते हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसके साथ साथ एसिड बेस बैलेंस कैसे रहता है ह्यूमन बॉडी में, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कैसे होता है। आगे डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन मेटाबॉलिक पोर्शन। अपन को आज 2 चीज़ डिस्कस करनी है कि ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है। उसके बाद ही अपन एबीजी पर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन मेटाबॉलिक। आज का टॉपिक क्या रहेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस से स्टार्ट करते हैं अपन कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है। तो अपन ने बात करे थे एसिडोसिस। तो एसिडोसिस क्या होता है? एसिडोसिस ऐसी कंडीशन होती है जब ह्यूमन बॉडी में क्या हो जाए, ह्यूमन बॉडी में H+ आयन का अमाउंट बढ़ जाए। वहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बात कर रहे थे अपन कि अगर H+ आयन का लेवल रेस्पिरेटरी रीजन से हो या रेस्पिरेटरी हाइपरवेंटिलेशन या हाइपोवेंटिलेशन की वजह से हो तो रेस्पिरेटरी कंडीशन थी। अगर यहाँ पे बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की डेफिनेशन की बात करें अपन, क्या डेफिनेशन होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की? यहाँ पर अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, इंक्रीज द लेवल ऑफ H+ आयन ड्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ H+ आयन ड्यू टू मेटाबॉलिक रीजन, ड्यू टू मेटाबॉलिक रीजन। जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है मेटाबॉलिक है तो मेटाबॉलिक रीजन ही होने वाले। तो क्या इंक्रीज क्या है, इंक्रीज द लेवल ऑफ H+ आयन ड्यू टू मेटाबॉलिक रीजन्स इज नोन एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। एसिडोसिस एल्कोलिसिस में याद रखना, अगर pH 7.35 से कम हो जाए तो क्या कहलाएगा? अगर pH 7.35 से कम हो जाए तो एसिडोसिस और 7.35 से ज़्यादा हो जाए तो एल्कलोसिस। तो ये बात हो गई डेफिनेशन की कि इंक्रीज द लेवल ऑफ H+ आयन ड्यू टू मेटाबॉलिक रीजन इज नोन एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब बात करें डेफिनेशन की बात करें कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि उस पर्सन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के रीजंस बहुत सारे के कोजेज हो सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं अपन। कोजेज ऐसी कंडीशन होगी कि H+ आयन का लेवल बढ़ जाए, कौन कौन से? मेटाबॉलिक रीजन से। क्या तो क्या क्या मेटाबॉलिक रीजंस हो सकते हैं? अगर ह्यूमन बॉडी में डायबिटीज़ हो, क्या हो? अब डायबिटीज़ हो तो क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। डायबिटीज़ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो सकता है वो समझने की बात है। डायबिटीज़ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है ये समझे अपन। तो डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट जो है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। डायबिटीज ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जहाँ होना चाहिए वहाँ ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और ग्लूकोज का ब्लड में लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज का ब्लड में लेवल बढ़ जाता है। समझने की बात है। देखो डायबिटीज कैसी कंडीशन है जहाँ पर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाए। और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में तो बढ़ जाता है लेकिन एक्चुअल में जो उसको काम करना होता है वो काम नहीं करता है। एक्चुअल में काम क्या करना होता है? एक्चुअल में डायबिटीज की कंडीशन में ग्लूकोज को जो नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है उस ग्लूकोज को क्या करना होता है? उस ग्लूकोज को करना होता है ये कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिले और ह्यूमन बॉडी को एटीपी या एनर्जी दे। ये नॉर्मल बॉडी की कंडीशन है। ये नॉर्मल बॉडी की कंडीशन है कि नॉर्मल बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर एटीपीज प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाता है और जो एटीपी बनता है वो ह्यूमन बॉडी को बॉडी एनर्जी देता है। जो आप और हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी अपनी एनर्जी चल रही है, अपन काम कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं? एटीपीज की वजह से। और एटीपी कहाँ से मिल रहे हैं? जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन से और ग्लूकोज से।
तो ये बात हो गई कि आपको ग्लूकोज का काम क्या होता है एक्चुअल में। लेकिन अगर किसी को है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ये कंडीशन नहीं हो पाती, ये कंडीशन नहीं हो पाती और उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो अब उस डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को एनर्जी कहाँ से मिले, तो उस डायबिटीज़ वाले पेशेंट को एनर्जी जो मिलती है उसका अल्टरनेटिव ढूंढता है, और उसका अल्टरनेटिव होता है कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होने की जगह मेटाबॉलिज्म किसका स्टार्ट हो जाता है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म हो जाता है फैट का। किसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, फैट का। और जहाँ भी फैट का मेटाबॉलिज्म होता है उस कंडीशन में एसिड प्रोड्यूस होता है, वो एसिड होता है कीटोन बॉडीज, कीटोनिक एसिड, कीटोन बॉडीज ए कीटोनिक एसिड। और कीटोन एसिड जो एसिड प्रोड्यूस होता है, इस कारण ही डायबिटीज़ में एसिडोसिस होता है। और डायबिटीज़ में जो कीटोन प्रोड्यूस होता है उस स्पेसिफिक जो सिचुएशंस आती है, उस स्पेसिफिक सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कैसे बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। स्पेसिफिक टर्म है, याद रखना। डायबिटीज की कंडीशन में फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, तो फैट का मेटाबॉलिज्म अगर मोटा हो तो कीटोन बनेंगे, और कीटोन बनेंगे, इसी कारण उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। तो कंडीशन याद रह गई। समझना है आपको कि डायबिटीज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है। हर चीज़ को अगर समझोगे तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको याद भी रहेगी। तो समझ में आ गया डायबिटीज कोजेस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायबिटीज में क्या होता है। तो डायबिटीज के साथ आप एक चीज और लिख सकते हो, डायबिटीज या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटीज या डायबिटीज कीटोएसिडोसिस ये कंडीशन होती है कि वो क्या कोज करे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करे। आगे बढ़ते हैं अपन। इस डायबिटिक एसिडोसिस के बाद और क्या हो सकता है, और हो सकता है रीनल इनसफिशियंसी या रीनल फेलियर। इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी का मतलब है आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। मैंने बताया था केमिकल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में रेस्पिरेटरी रेगुलेशन और रीनल रेगुलेशन होता है। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन अलग कंडीशन है, फिर रीनल रेगुलेशन अलग कंडीशन है। रीनल रेगुलेशन में मैंने बताया था कि अगर कोई सी भी कंडीशन है जहाँ एसिडोसिस होता है तो H+ आयन बाहर निकल जाता है और उस एसिडोसिस को मेंटेन करके रखता है। अगर एल्कोलिसिस हो रहा हो, H+ आयन कम है, तो वो H+ आयन को कम एक्सक्रिएट करता है। लेकिन अगर आपकी किडनी खराब हो गई है, आप अच्छे से सारी की सारी क्लासें अटेंड करोगे तो ही एक क्लास से पिछली क्लास का लिंक होता है। तो अगर आपको ये क्लास समझनी है तो आपको पिछली क्लास समझने की जरूरत है, तो वो पिछली क्लास आपको देखनी पड़ेगी। तो रीनल इनसफिशियंसी का मतलब है अगर आपकी किडनी फेल है, अगर आपकी किडनी फेल है तो वो H+ आयन को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, और H+ आयन को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा देखिए अपन, इसके अलावा हो सकता है किसी को माल न्यूट्रिशन हो। क्या हो, माल न्यूट्रिशन हो। अगर माल न्यूट्रिशन होगा तो भी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, और फैट का मेटाबॉलिज्म होते ही कौन सी कंडीशन आ जाएगी, कीटोएसिडोसिस वाली। इसके साथ माल न्यूट्रिशन या स्टारवेशन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन या स्टारवेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है इसके अलावा इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। केवल ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा हो, तो भी क्या होगा, कीटोएसिडोसिस होगा। ये चीज समझ जाओ आप, कीटोएसिडोसिस कैसे हो रहा है, तो सारे के सारे कोजेज अच्छे से समझ जाओगे। इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या हो सकता है, एक्सेसिव यूज ऑफ एस्प्रिन, ये भी इंपॉर्टेंट कोज है। एक्सेसिव यूज ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन जो ड्रग है, अगर उस एस्प्रिन ड्रग्स कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप एस्प्रिन की जो दवाई है उस दवाई का अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो भी आपको कौन सी कंडीशन हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एस्प्रिन यूज़ करने से क्यों मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, क्योंकि एस्प्रिन खुद एक एसिड है। कौन सा एसिड है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ये एसिड, ये क्या है, एस्प्रिन खुद एक एसिड है। कौन सा एसिड है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये हो गए इसके कोजेज। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक और आता है कि कोजेज में एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन क्या है, किसी को क्या हो रहा हो, सीवियर डायरिया।
अगर सीवियर डायरिया हो रहा हो तो उस कंडीशन में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? क्या हो रहा हो? सीवियर डायरिया हो रहा हो तो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? तो सीवियर डायरिया में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? सीवियर डायरिया की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब क्यों मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा? उसका रीजन ये है कि आपके जो लोअर जीआईटी है, जो लोअर जीआईटी है, उस लोअर जीआईटी में जो उसका पीएच होता है, जो लोअर जीआईटी है उसका पीएच क्या होता है? लोअर जीआईटी का जो पीएच होता है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है यानी अप्रोक्स 8 होता है। वो अप्रोक्स 8 इसलिए होता है कि उसमें हाईएस्ट अमाउंट में होते हैं बाइकार्बोनेट। क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट होते हैं। अगर आपको डायरिया हो रहा है, मतलब आपके लोअर जीआईटी में कंटेंट की कमी हो रही है। लोअर जीआईटी में कंटेंट की कमी हो रही है मतलब आपकी पीएच क्या हो रही है? कम हो रही है। आपकी पीएच क्या हो रही है? कम हो रही है। पीएच कम क्यों हो रही है? क्योंकि बाइकार्बोनेट जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता जा रहा है डायरिया की वजह से। और बाइकार्बोनेट अगर आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा तो पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पीएच कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पीएच अगर कम होएगी ह्यूमन बॉडी में तो क्या देखने को मिलेगा? एसिडोसिस। और ये एसिडोसिस में रेस्पिरेशन का कोई लेना देना है? नहीं, मेटाबॉलिज्म का ही लेना देना है। इस कारण ही उस कंडीशन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस की श्रेणी में आती है। और सीवियर डायरिया में क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई क्या? कोजेस की। डेफिनेशन हो गई, कोजेस की होगी, बात हो गई। डेफिनेशन और कोजेस के बाद डिस्कस करने आते हैं अपन कि इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को मैनेज कैसे करेंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को मैनेज कैसे करेंगे? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कोजेस इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट आपको ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा कि उसके कोज क्या है। आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ किस कारण से है वही ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ तो डायबिटीज़ को ट्रीट करो। अगर सॉरी, वो कोजेस पे ही उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। लेकिन कोजेस से ट्रीटमेंट से पहले अपन बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। किसकी बात कर लेते हैं? डेफिनेशन हो गई, क्या बात कर ली अपन ने? डेफिनेशन की बात कर ली। डेफिनेशन के बाद कोजेस की बात कर ली। कोजेस के बाद नेक्स्ट आते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम पे। किस पे आते हैं? साइन एंड सिम्टम पे। तो साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में? सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी एसिडोसिस है वहाँ पर पोटेशियम क्या देखने को मिलेगा? ज़्यादा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? हाइपरवेंटिलेशन या हाइपोवेंटिलेशन। क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो हाइपरवेंटिलेशन देखने को मिलेगा या हाइपोवेंटिलेशन? हाइपरवेंटिलेशन। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरवेंटिलेशन। अगर एसिडोसिस है तो आपकी बॉडी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले जिससे कि पीएच कम हो सके, तो हाइपरवेंटिलेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ड्राउजीनेस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हेडेक। क्या देखने को मिलेगा? हेडेक, सीजर, नोजिया, वोमिटिंग, कोमा, डेथ। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कहाँ पर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। साइन एंड सिम्टम नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस थे उसके साइन एंड सिम्टम्स थे अप्रोक्सीमेटली वही साइन एंड सिम्टम्स हैं। साइन एंड सिम्टम्स में पहले ही कहा इतना फोकस नहीं देना है। फोकस आपको एसिड बेस इम्बैलेंस में देना है कि कोजेस क्या है, वही सबसे इंपॉर्टेंट एसिड बेस इम्बैलेंस में कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो हाइपरकैलेमिया, हाइपरवेंटिलेशन, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हेडेक, सीजर, कोमा, डेथ, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये किसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। आगे बढ़ते हैं अपन इन साइन एंड सिम्टम्स के बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट कैसे करते हैं या मैनेज कैसे करते हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मैनेजमेंट होता है डिपेंड अपॉन द कोज। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कोजेज होंगे उसी के आधार पर आप ट्रीटमेंट डिसाइड करोगे। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रहा है तो डायबिटीज़ को ट्रीट करो। अगर किसी का कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा दो। अगर माल न्यूट्रिशन है तो माल न्यूट्रिशन को ट्रीट करो। अगर रीनल इंसफिशियंसी है, रीनल फेलियर है तो रीनल ट्रीटमेंट दो, यानी आप नेफ्रोलॉजी का ट्रीटमेंट दो। तो वही डिपेंड करता है, अगर आप एस्टाइल सैलिसाइक्लिक एसिड ज़्यादा ले लिया है तो एंटासिड दो। तो ये सारी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कैसे मैनेज करते हैं। तो डेफिनेशन हो गई, कोजेज हो गए, साइन एंड सिम्टम हो गए और मैनेजमेंट हो गया। इन सब में भी आपको याद रखने की एक ही चीज़ है, कोज क्या होते हैं। तो ये बात हो गई अपनी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। समझ में आ गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद कौन सा टॉपिक है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद कौन सा टॉपिक है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्या देखने वाले हैं अब अपन? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वापस से आ जाते हैं अपन डेफिनेशन पर। किस पे आ जाते हैं? डेफिनेशन पर। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की डेफिनेशन क्या होगी? अगर अपन बात करें डेफिनेशन की, किसकी बात करें? डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? H प्लस आयन डिक्रीज द H प्लस आयन ड्यू टू मेटाबॉलिक कोजेज, ड्यू टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्या होती है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की? डिक्रीज द लेवल ऑफ H प्लस आयन ड्यू टू मेटाबॉलिक कोजेज। ये हो गई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद बात करते हैं अपन कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के कोजेज क्या क्या होते हैं। आगे चले अपन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के कोजेज क्या होते हैं। डेफिनेशन क्या हो गई? डिक्रीज द H प्लस आयन ड्यू टू मेटाबॉलिक कोजेज। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। इसके बाद देखते हैं अपन कि इसके कोजेज क्या क्या हैं, किस किस कारण से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। तो क्या क्या कोजेज हो सकते हैं इसके, देखते हैं अपन। कोजेज में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके कोजेज की बात करें, अगर आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। और कहाँ हो सकता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद और कहाँ हो सकता है? एक्सेसिव वोमिटिंग में। एक्सेसिव वोमिटिंग की कंडीशन हो, उस कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। एक्सेसिव वोमिटिंग में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों हो सकता है? अब देखो वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग कहाँ से होती है? जनरली वोमिटिंग कहाँ से होती है? अपर जीआई ट्रैक्ट से। कहाँ से होती है? अपर जीआई ट्रैक्ट से। डायरिया कहाँ से होता है? लोअर जीआई ट्रैक्ट से। वोमिटिंग कहाँ से होती है? अपर जीआई से। अब ऊपर जीआई से वोमिटिंग होती है तो अपर जीआई में मोस्ट कॉमनली क्या होता है? HCl यानी एसिड। अगर ये एसिड आपकी बॉडी से बाहर निकल गया, अगर ये एसिड आपकी बॉडी से बाहर निकल गया मतलब एसिड की कमी हो गई। अगर एसिड की कमी हो गई मतलब H प्लस आयन की कमी हो गई। अगर H प्लस आयन की कमी हो गई मतलब क्या हो गया? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। तो इस कंडीशन में एक्सेसिव वोमिटिंग होगी। अगर एक्सेसिव वोमिटिंग होगी तो आपके अपर जीआईटी ट्रैक्ट से HCl निकलेगा, HCl निकलेगा तो एसिड कम होएगा, एसिड कम होएगा तो H प्लस आयन कम होएगा, और H प्लस आयन कम होना ही क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एक्सेसिव वोमिटिंग हो गई। ऐसे ही अगर आपने एक्सेसिव एंटासिड यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सेसिव वोमिटिंग वाला। इसके अलावा एक्सेसिव एंटासिड यूज कर रहे हो, एंटा एसिड यूज कर रहे हो। एंटा एसिड का मतलब, एंटा मतलब अगेंस्ट, एसिड का मतलब एसिड। तो एसिड के अगेंस्ट अगर कुछ यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी एल्कलोसिस होने की रिस्क होती है, और वो कौन सा है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसके साथ और कहाँ क्या हो सकता है? अगर आप एक्सेसिव सक्शनिंग कर रहे हो, एक्सेसिव सक्शनिंग कर रहे हो जीआई ट्रैक्ट की, अगर आप जीआई ट्रैक्ट से एक्सेसिव सक्शन कर रहे हो, जीआई ट्रैक्ट को से अपर जीआई ट्रैक्ट से ज़्यादातर एसिड को आप बाहर निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। और क्या हो सकता है? इसके अलावा किस कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है? अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, उस हार्मोन का काम होता है H प्लस आयन का बाहर निकालने का, एक्सक्रिएशन ऑफ H प्लस आयन। अगर वो हार्मोन नॉर्मली है तो नॉर्मल अमाउंट में H प्लस आयन को बाहर निकालेगा। अगर उसका हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा H प्लस आयन को बाहर निकालेगा, और बहुत ज़्यादा H प्लस आयन को बाहर निकालेगा मतलब H प्लस आयन कम हो जाएगा, H प्लस आयन कम हो जाएगा मतलब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लास्ट बात करें अपन, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो एक्सेसिव अगर आप सोडा बाइकार्बोनेट लगा रहे हो किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस सोडा बाइकार्बोनेट से हो सकता है, क्योंकि
सोडियम बाइकार्बोनेट खुद एक बेस है, एल्कलाइन है, एल्कलाइन नेचर होता है। तो अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। अगर एस्पिरिन ज़्यादा दे रहे हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और सोडा बाइकार्बोनेट ज़्यादा दे रहे हो तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने की रिस्क होती है। तो ये हो गई डेफिनेशन हो गई H प्लस आयन की, ड्यू टू डिक्रीज H प्लस आयन ड्यू टू मेटाबॉलिक कोजेस। ये इसके कोजेज हो गए डेफिनेशन, और कोजेज के बाद अपन आगे बढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स पर, कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे? साइन एंड सिम्टम आपने रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में भी देखे होंगे। साइन एंड सिम्टम जो देखने को मिलेंगे वो साइन एंड सिम्टम होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेगा हाइपोवेंटिलेशन। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन क्यों देखने को मिलेगा? अगर कंडीशन एल्कलोसिस की है, एल्कलोसिस यानी अंदर H प्लस आयन की कम हो जाना, और H प्लस आयन जब भी कम होते हैं आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी चाहती है कि बहुत सारा CO2 रहे हमारी बॉडी में, और वो CO2 H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाए, और कार्बोनिक एसिड बाद में टूटकर H प्लस HCO3 नेगेटिव बनाए, और ये H प्लस आयन आपके एसिडोसिस करने में काम आएगा, और जब एसिडोसिस करेगा तो इस एल्कलोसिस को आप कम कर सकते हो। तो ये रिएक्शन चलती है। बात हो गई हाइपोवेंटिलेशन की। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करें तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, और मैंने पहले ही बताया जहाँ पे हाइपोकैलेमिया होता है वहाँ पे एक और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, दैट इज हाइपोकैल्सेमिया। तो जब हाइपोकैल्सेमिया देखने को मिलेगा तो और क्या देखने को मिलेगा? टिंगलिंग, नंबनेस, कन्फ्यूजन, कन्वल्जन, सीजर, कोमा, डेथ। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कहाँ पर? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। याद कर सकते हो आप हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया क्यों होता है पहले बता चुका हूँ। हाइपोकैलेमिया जब होगा तो हाइपोकैल्सेमिया होगा, और ये सारे सिम्टम हाइपोकैल्सेमिया के टिंगलिंग, नमनेस, कन्फ्यूजन, कन्वर्जन, सीजर, कोमा और डेथ। ये किसके सिम्टम है? हाइपोकैल्सेमिया के सिम्टम्स है। तो डेफिनेशन हो गई, कोजेज हो गए, साइन एंड सिम्टम्स हो गए। लास्ट बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट एज इट इज, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बात करी थी, मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन कोज, डिपेंड अपॉन कोज। अगर आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करें, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करें। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जितना हो सके उतना बचा जाए, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जितना हो सके बचा जाए। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप? एक्सेस सोडा बाइकार्बोनेट नहीं लगाने हैं आपको। वोमिटिंग के कोजेस को आप ट्रीट कर सकते हो। ये सारे के सारे मैनेजमेंट आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हाइपोकैल्सेमिया ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट के इंजेक्शन लगा सकते हो। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या लगा सकते हो? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज ए एंटीडोट ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज ए एंटीडोट ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये से मैनेज करते हैं अपन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को। तो आज अपना एसिडोसिस एल्कलोसिस में जो डिसऑर्डर्स है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस खत्म होते हैं। अपन ब्रॉड वे में डिस्कस कर चुके हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिडोसिस क्या होता है, एल्कलोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या होता है, वो एज इट इज मेटाबॉलिक में भी डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन बॉडी में एसिड बेस कैसे मैनेज होता है वो भी अपन ब्रॉड वे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक अपना एसिड बेस का टॉपिक खत्म होते हैं। अब इसके आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा अपना एबीजी एनालिसिस। एबीजी को एनालिसिस करके आप कैसे बता सकते हो? एबीजी को देख के, एबीजी होता क्या है, एबीजी को देख के आप कैसे बता सकते हो कि इसमें कौन सा ये एसिड बेस इम्बैलेंस है। तो उसको अपन ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एबीजी की क्लास में। और एबीजी की क्लास आप जब भी अच्छे से ले पाओगे, उससे पहले आपको सारे के सारे एसिड बेस वाली क्लासेस, एसिड बेस बैलेंस वाली और एसिड बेस इम्बैलेंस वाली सारी की सारी क्लासेस आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी। तो आप देख रहे थे नर्सिंग नॉलेज चैनल।
हम आपके लिए एक स्पेसिफिक नर्सिंग का कोर्स लेके आ रहे हैं, उसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे और चैनल होंगे, लेकिन हमारी तरह इतनी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा होगा। तो अगर आपको ये चैनल और यहाँ दिखाई गई वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, वो अपने नर्सिंग नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें, जिससे कि आप जितना वीडियो आते ही आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख पाएँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।